नदी किनारे गरीब ससुराल में बहू की सुहागरात। माया बेटा, पूरा दिन तो तुम बस फोन चलाती रहती हो। खाने के समय तो फोन साइड में रख दिया करो। पापा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वेब सीरीज देख रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। कम से कम खाना तो खाओ, सारा खाना ठंडा हो गया। इस तरह खाने का अपमान होता है। मुझे आपका बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय माया को उसका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा दे जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप प्लीज मेरे लिए ग्लास जूस भिजवा दीजिएगा। माया अपना पिज्जा लेकर कमरे में चली जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से, ना जाने क्या होगा इसका। मेरे ख्याल से अब हमें माया की शादी कर देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, बस इसका घर बस जाए। लेकिन जिस तरह इस लड़की की हरकतें, कौन करेगा इससे शादी? ये तो 2 दिन में ससुराल छोड़ वापस अपने मायके आ जाएगी। मैंने सोच लिया है कि मैं किससे माया की शादी करवाऊंगा। तुम्हें याद है ना वो लोग? आप कहीं उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं? सही कहा तुमने। अब जल्द से जल्द माया की शादी की तैयारी शुरू कर दो। जब माया को पता चलता है कि कुछ ही समय में उसकी शादी होने वाली है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। समय गुजरता है और माया की एक विनोद नाम के लड़के से शादी हो जाती है। माता पिता से विदा लेकर अपने मायके की गाड़ी में बैठ माया अपने पति विनोद के साथ ससुराल के लिए निकल जाती है। मेरा होने वाला ससुराल तो जरूर एक आलीशान महल होगा। जब मेरे मायके वाले ही इतने अमीर हैं तो ससुराल वाले तो उससे भी ज्यादा अमीर होंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने ससुराल जाने के लिए। कुछ घंटों का सफर तय कर माया बस अपने ससुराल से थोड़ी ही दूरी पर थी। तभी माया को रास्ते में एक बड़ी सी नदी दिखती है जहां आसपास काफी छोटे छोटे घर थे। लगता है ये इन गरीब लोगों की नदी है। बेचारे किस तरह से रह रहे हैं इतनी छोटी छोटी झोपड़ियों में। मेरा तो यहाँ दम ही घुट जाए। इससे पहले माया कुछ और सोचती। ड्राइवर माया और विनोद को एक छोटे से घर के बाहर उतार कर गाड़ी लेकर चला जाता है। माया को समझते देर नहीं लगती कि ये छोटा सा घर ही उसका ससुराल है। माँ, भाभी तो काफी सुंदर हैं। अब क्या मेरी बहू का नजर लगाएगी? माया बहू, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे तो लगा कि मेरी शादी किसी अमीर घराने में हुई है, लेकिन ये तो झोपड़पट्टी निकली। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। तुम्हारे परिवार वाले जानते थे हमारे हालातों के बारे में। माया को विनोद की बात पर यकीन नहीं होता और वो फौरन अपने पिता को कॉल करती है। पापा, ये सब क्या है? अब मैं शादी के बाद एक झोपड़पट्टी में रहूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज आकर मुझे ले जाइए। माया बेटा, झोपड़ी हो या कोई महल, लेकिन अभी वही तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहीं रहना है। रघु कॉल कट कर देता है। माया काफी कोशिश करती है लेकिन रघु कॉल ही नहीं उठाता। जिसे देख मैं किसी होटल में रह लूंगी लेकिन इस झोपड़पट्टी में नहीं। होटल बुक करने के लिए माया जब अपने फोन से पेमेंट करने लगती है तो उसको पता चलता है कि उसके सारे अकाउंट खाली हैं। साथ ही उसके क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे माया काफी परेशान हो जाती है। भगवान के लिए घर के अंदर चलो, सब लोग देख रहे हैं। बहू, अब से यही तुम्हारा ही घर है। इस तरह बाहर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। ना चाहते हुए भी माया को अपनी नदी किनारे बने उस छोटे से ससुराल के अंदर जाना पड़ता है। और जब माया अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में बस एक छोटी सी अलमारी है और एक पुराना सा बेड है जिस पर कुछ गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं। माया, मैं जानता हूँ हमारा कमरा थोड़ा छोटा है, इससे ज्यादा कुछ खास भी नहीं है, लेकिन फिक्र मत करो। इस पूरे कमरे को मैं तुम्हारी मनपसंद चीजों से भर दूंगा। प्यार भरी बातें करते हुए विनोद माया का हाथ पकड़ने लगता है, जिसे देख माया गुस्से से विनोद से अपना हाथ छुड़ाकर बेड की तरफ जाती है और सारी चादर निकालकर फेंकने लगती है। ये क्या कर रही हो? ये हमारी सुहागरात की सेज है, तुम इसे क्यों बिगाड़ रही हो? मेरा बस चले तो इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। एक तो धोखे से मुझसे शादी की और अब तुम उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी। तुम नदी किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब, दुनिया की नजरों में मेरे पति हो लेकिन असल जिंदगी में तुम मेरे नौकर की हैसियत भी नहीं रखते हो। विनोद को खरी खोटी सुनाकर माया सो जाती है तो वहीं विनोद बेचारा जमीन पर ही सो जाता है। माया का ससुराल नदी किनारे ही था, जिसके चलते नदी के पानी के चलते खिड़की के पास सो रही माया को काफी ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है और वो आराम से सो रही होती है कि तभी आराम से चल रही ठंडी ठंडी हवाएं तेज हवाओं का रूप ले लेती हैं। नदी की कुछ लहरें खिड़की से सीधा माया के मुंह पर आ गिरती हैं और माया घबरा कर उठती है। क्या मुसीबत है, एक तो ये गरीब झोपड़ी, ऊपर से ये नदी, कहाँ आकर फंस गई मैं। जब अगले दिन माया नहाने के लिए बाथरूम ढूंढती है तो उसे घर में कहीं बाथरूम नहीं मिलता। इस झोपड़ी में एक बाथरूम भी नहीं है क्या? कहाँ नहाऊंगी? भाभी, हमारे घर में गुसल खाना नहीं है लेकिन यहाँ सामने नदी है ना, हम सब औरतें वहीं पर नहाती हैं। आज आप भी नदी में नहाकर देखिए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम गरीबों की तरह इस नदी में नहाऊंगी?
माया गुस्से से घर से बाहर निकलती और थोड़ी दूर पर माया को कोई पब्लिक वॉशरूम दिखता है जो काफी ज्यादा गंदा था, लेकिन मजबूरन माया को अब उस गंदे वॉशरूम में ही नहाना पड़ता है। शादी के बाद माया घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती और पूरा दिन बस अपने कमरे में बैठकर आराम फरमाती है। भाभी, आपकी शादी को कुछ दिन गुजर चुके हैं, क्यों ना आज आप अपनी पहली रसोई की रस्म करें और हमें अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिलाएं। मैं तुम लोगों की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो खाना बनाकर खिलाऊंगी। खुद के हाथ है ना, जाकर बनाओ। एक तो धोखे से शादी करके मुझे इस नदी किनारे लाकर बसा दिया, ऊपर से सब मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं घर के काम करूं, तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं। माया के ससुराल वालों को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और माया का ख्याल रखने की काफी कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तो माया इन गजरों को देखकर खुशी हो जाएगी। उस दिन तो हमारी सुहागरात नहीं बनी, लेकिन आज तो बनकर रहेगी। मार्केट से गजरे खरीद कर विनोद घर जाता है। माया बिस्तर पर बैठे हुए फोन चला रही होती है कि तभी चुपके से विनोद माया के पीछे जाकर उसके बालों में गजरा लगाने लगता है, जिसे देख माया गुस्से में गजरा उठाकर सीधा खिड़की के बाहर बनी नदी में फेंक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों में ये गंदे फूल लगाने की? कितनी बार कहा है दूर रहो मुझसे। हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे घर वाले जानते थे कि हम गरीब हैं, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा माया? हमारी शादी को कितना समय हो गया है और हमने अभी तक अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई है। तो मैं क्या करूं? अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी तुम जैसे गरीब इंसान से हो रही है तो मैं तो शादी के दिन फांसी लगा लेती, लेकिन कभी तुमसे शादी नहीं करती। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। अंकिता और शारदा आसपास के पड़ोसियों के साथ नदी किनारे बैठकर बर्तन कपड़े धो रही होती हैं कि तभी वहां माया आती है। सरकार देश का इतना सारा कूड़ा कचरा साफ कर रही है, लेकिन शायद तुम लोगों पर उनकी नजर नहीं पड़ रही। माया, हम तुम्हारे ससुराल वाले नहीं हैं जो तुम्हारी बदतमीजी को सहें, लेकिन जुबान संभाल कर बात करो, वरना ये जो कपड़े धोने वाला मटका है ना, सीधा तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगी? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? माया आसपास के पड़ोसियों से भी लड़ना शुरू कर देती है, जिससे उसके ससुराल वालों की काफी बेइज्जती होती है। तो वहीं विनोद आज फिर से एक बार और माया के करीब जाने की कोशिश करता है और नदी किनारे बाहर से खाना लाकर एक कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करता है। और जब ये सब माया देखती है, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन तुम नहीं। अगर आइंदा ऐसी हरकत दोबारा हुई ना तो तुम्हें तलाक देने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अंकिता माया के लिए कॉफी बनाकर ला रही होती कि तभी गलती से कॉफी का कप छूटकर माया की साड़ी पर गिर जाता है और माया अंकिता को जोरदार थप्पड़ मारती है कि तभी वहां माया के माता पिता आ जाते हैं और माया की माँ ममता माया को थप्पड़ मारती है। आपने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इन 2 टके के लोगों के लिए। जुबान संभाल कर बात करो। जानते भी हो ये लोग कौन है और इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। नहीं रघु, भगवान के लिए कुछ मत कहो, शांत हो जाओ। मिथिलेश, अगर आज उसे सच्चाई न पता चली तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं और मिथिलेश बचपन से दोस्त हैं। मुझे शहर आकर कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मिथिलेश ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अपना घर गिरवी रखकर मुझे शहर भेजा। आज इसी की बदौलत में इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन बेचारा पैसों की कमी के चलते पैसे लौटा नहीं पाया और अपना सब कुछ खो बैठा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने आज तक कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे और न मेरे देने पर कभी लिए। अपनी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ मिथिलेश। बहुत बड़ी गलती की मैंने इसे तुम्हारे घर भेजकर। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, मैंने कभी इसकी किसी की बात का बुरा नहीं माना। तुम इस तरह मुझसे माफी मत मांगो। सारी सच्चाई सामने आ जाने पर माया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है। आप लोगों ने मेरे परिवार के लिए इतना किया और मैं आप लोगों के साथ ही इतनी बदतमीजी कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इस तरह हमारे सामने हाथ मत जोड़ो, हम तुमसे कभी नाराज नहीं थे। तुम तो हमारी बेटी जैसी हो और भला बेटी से क्या माँ बाप कभी गुस्सा हो सकते हैं? माया अब एक अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभालती है और सबका काफी ख्याल रखती है। तो वहीं सब माया विनोद को भी अपना लेती है और आखिरकार नदी किनारे बसे उस छोटे से गरीब घर में विनोद और माया अपनी सुहाग रात मनाते हैं। यार, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों का फूड बूथ का आइडिया काम ही नहीं आएगा और हम चैरिटी के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई भी हमारी हुई है और चैरिटी में पैसे भी हम नहीं दिए हैं। ये तो हमारी आलिया का कमाल है। एक छोटे से खाने के ठेले की क्रिएटिविटी करके इसने इसे फूड बूथ में बदला। यार, तो इतनी क्रिएटिव कैसे कर लेती है? यही तो फायदा होता है क्रिएटिविटी का। जब सिंपल सी चीज में भी जब इंसान क्रिएटिविटी करता है तो वो सिंपल नहीं रहती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। Am I right, girls? आलिया बचपन से ही काफी ज्यादा क्रिएटिव रही थी। हर छोटी बड़ी चीज में आलिया को क्रिएटिविटी करना काफी ज्यादा पसंद था।
अपने कॉलेज के आखिरी साल में भी आलिया अपने क्रिएटिविटी के चलते चैरिटी में सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। समय गुजरता है और आलिया की शादी हो जाती है। तो कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? घर तो अच्छा है लेकिन काफी छोटा नहीं है और पेंट भी काफी सिंपल हो रखा है और तुम्हारे रूम में कुछ यूनिक सा भी नहीं है। सब कुछ कितना सिंपल है। ओह मेरी क्रिएटिव गर्ल, जानता हूँ तुम्हें हर चीज में क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तुम्हें तो पता है कि कुछ महीने पहले हमारे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और काफी नुकसान हो गया था। अभी हमारे उस घर की मरम्मत चल रही है, इसलिए तब तक हम लोग इस घर में रहेंगे। थोड़ा छोटा है लेकिन कुछ टाइम के लिए सही है। इसी चक्कर में हमारी शादी भी कितनी जल्दबाजी में हुई। ये भी है, मेहमान भी काफी ज्यादा कम थे। इसी तरह बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। आलिया बहू, चाय कॉफी बढ़िया बनाई है तुमने, खाना भी तुम बढ़िया ही बना लेती होगी। हाँ माँ जी, मैं खाना भी काफी अच्छा बनाती हूँ। चलो अच्छा है बहू, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अगर सिर्फ हम परिवार वालों के खाने की बात होती तो मैं तुमसे 1 या 2 ही चीज की बनवाती, लेकिन आज तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए हमारे सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। शादी की जल्दबाजी के चक्कर में तुमने खुद ही देखा कि हमारी तरफ से कितने कम लोग आए थे। अब जो लोग शादी में तुमसे नहीं मिल पाए, इसलिए अब वो सारे तुम्हें पहली रसोई में मिलेंगे। बहू, जितना हो सके उतना बढ़िया खाना बनाना, रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ भाभी, हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो बात बात पर मुंह बना लेते हैं, तो आप कोशिश करना कि उनका मुंह ना बने। आप लोग फिक्र मत करिए, आज तो मैं सबको इस तरीके से खाना खिलाऊंगी कि सब याद रखेंगे। थोड़ी देर बाद जब आलिया अपनी छोटी सी ससुराल की छोटी सी रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। 4-5 लोगों के लिए इस रसोई में खाना बनाना तो ठीक था, लेकिन 30-40 लोगों के लिए मैं कैसे खाना बनाऊंगी? और इतने सारे लोग कैसे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे? कुछ सोच आलिया, कुछ सोच। अपना दिमाग चलाते हुए आलिया सब्जियां काटने लगती है कि तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, ये बिजली क्यों चली गई? बिजली के जाते ही मुझे गर्मी लगनी भी शुरू हो गई। अब इतनी गर्मी में छोटी सी रसोई में खाना कैसे बनाऊंगी, वो भी इतना सारा? भाभी, वो माँ कह रही थी कि मीठे में 2-3 तरह की चीजें बनाना ठीक है। ठीक है, लेकिन प्राची अचानक लाइट क्यों चली गई? कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अरे वो पास वाले ट्रांसफार्मर में आग लग गई है ना, इसलिए 1-2 घंटे में आ जाएगी। तब तक आप खाना बना लीजिए। क्या कहा, 1-2 घंटा? इतनी देर में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अब क्या करूं? मैं इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है, ससुराल वालों की इज्जत का भी सवाल है। क्या करूं? आलिया, तू तो हर छोटी बड़ी चीज में इतनी क्रिएटिविटी करती है, तो आज तेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? एक काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आती हूँ, तभी मेरा दिमाग चलेगा। आलिया जब बाहर आती है तो सामने उसकी सब्जी वालों का घर दिखता है, जिनके घर के बाहर काफी सारे ठेले लगे हुए थे। उन ठेलों को देखकर अल्ला, अब जली मेरे दिमाग की बत्ती। मानना पड़ेगा, कोई नई क्रिएटिविटी तो नहीं, लेकिन पुरानी वाली क्रिएटिविटी तो है ही ना। आलिया उन सब्जी वालों के पास जाती है और कुछ घंटे के लिए उनकी 2 ठेले किराए पर मांगकर अपने घर ले आती है और आंगन में उन ठेलों को एक साथ खड़ा करके उन्हें रस्सी की मदद से आपस में जोड़ लेती है। और अब रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए बर्तन, सब्जियां, गैस, चूल्हा सब कुछ लाकर ठेले पर रख देती है, जिसे देख आलिया के ससुराल वाले, ये तो क्या कर रही है? इस तरह ठेले पर अपनी पहली रसोई का खाना क्यों बना रही है? घर में रसोई बनी हुई है। घर में रसोई है, लेकिन लाइट जाने की वजह से बहुत गर्मी है। मैंने काफी कोशिश की कि मैं खाना बनाऊं वहां पर, लेकिन इतनी गर्मी में खाना नहीं बना सकती, इसलिए अब मैंने ठेले पर अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं सभी को अपने ठेले पर खाना खिलाऊंगी, जिस तरह मैं कॉलेज में करती थी। बहू, कॉलेज और ससुराल में फर्क होता है। पवन देख क्या रहा है खड़े खड़े? समझा अपनी बीवी को। आलिया माँ ठीक कह रही है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? कितना अजीब लग रहा है ये सब। किसी भी चीज में क्रिएटिविटी करने से पहले सबको अजीब ही लगता है, लेकिन जब क्रिएटिविटी हो जाती है ना, तो सब तारीफ करते हैं। आलिया किसी की नहीं सुनती और अपने ठेले की पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है। खीर तो हर कोई बनाता है, इस बार मैं खीर की बजाय कस्टर्ड बनाती हूँ और प्लेटिंग भी मैं 5 स्टार शेफ जैसी करूंगी। क्रीम भी खाने के ऊपर से डालूंगी तो अच्छा लगेगा। एक्सोटिक तरीके से सारा खाना सर्व करूंगी सबको। एक तरफ आलिया अलग अलग तरीके से खाना बना रही थी तो ये सब कुछ देख पड़ोसी अरे देखो, मधु की बहू ठेले पर खाना बना रही है। लगता है इनकी बहू शादी से पहले कोई ठेला चलाती थी। उन पड़ोसियों की बात सुनकर मधु एक बार फिर आलिया के पास जाती है। बहू, तू क्यों बेइज्जती करवा रही है पूरे मोहल्ले में हमारी? आते जाते हर कोई तुझे ही देख रहा है। इस तरह खुले में खाना बनाना ठीक है? तू हमारे घर की बहू
कम कोई ठेले वाली ज्यादा दिख रही है। भाभी आप इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न हो और इस तरह ठेले पर रसोई कर रही हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज ये सब बंद करके घर के अंदर जाकर रसोई में खाना बनाओ। माँ जी, पिताजी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, बस देखते जाइए। आलिया किसी की नहीं सुनती। 2 घंटे में आलिया 30 से 40 लोगों के हिसाब से तरह तरह का खाना बनाकर ठेले पर लगा देती है। तो वहीं अब रिश्तेदारों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल का भी इंतजाम कर देती है। कुछ ही देर में अब धीरे धीरे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। लो मधु, आ गए हम। अब जल्दी से हमें अपनी बहू से मिलवाओ। उसके हाथ का खाना खाने के लिए हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। अरे कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही। वो पीछे जो ठेले पर खाने की तैयारी कर रही है, वही मेरी बहू है। जब कुछ रिश्तेदार ठेले पर आलिया की पहली रसोई के खाने की तैयारी करते हुए देखते हैं तो काफी दंग रह जाते हैं। बताइए भाई भाभी, क्या खाना चाहेंगे आप? मैंने इंडियन के साथ साथ कॉन्टिनेंटल भी बनाया है और ये थोड़ा बहुत जंक फूड भी। सारे खाने को मैंने हल्का हल्का यूनिक टच दिया है। पता है आलिया, ये तुम्हारी पहली रसोई का खाना कम शादी का खाना ज्यादा दिख रहा है। तुमने काफी अच्छे से अरेंजमेंट किया है। कितने यूनिक तरीके से तुमने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी ऐसा ही करती अपनी पहली रसोई की रस्म में। मुझे तो ये तरीका काफी ज्यादा पसंद आया। कितना यूनिक है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में तो बाहर ही खाने का मजा है। खाने के लिए आ रहे रिश्तेदार ठेले पर अलग अलग तरीके से आलिया को पहली रसोई की तैयारी करते देख हैरान और खुश होते हैं। वाह, क्या बात है। क्या खाना बनाया है तुमने। कहने को तो ये खाना अक्सर हमारे घर में बनता है, लेकिन जिस तरीके से तुमने इसे बनाकर सजाया है और ऊपर से तुम्हारा ये ठेला, दिल खुश हो गया। भाई वाह। अरे वरना हमेशा घर में जाओ और डाइनिंग टेबल पर खाना खाओ, कोई मजा ही नहीं था इसमें। लेकिन देखो अब हम सब एक साथ कितना एंजॉय करते हुए खाना खा रहे हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी कमाल की निकली। कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है इसने। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली रसोई का खाना खा रहे हैं। बहू हो तो ऐसी। क्या कहा? सच में आप सबको ये ठेले पर मेरी बहू की पहली रसोई का खाना अच्छा लगा? हाँ, नहीं तो क्या, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? इतनी यूनिक चीज की है तुम्हारी बहू ने। तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम तो सिर्फ शरीर और बालों से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तुम दिमाग से भी बूढ़ी हो गई हो। जहां पूरे परिवार वाले सोच रहे थे कि उनके रिश्तेदार उनकी बहू की हरकत पर बातें बनाएंगे, तो वहीं अब पूरे रिश्तेदार इस चीज को काफी एंजॉय कर रहे थे। चाची, आपने तो चॉकलेट शेक बनाया है, वो दो ना, बहुत टेस्टी बना है। मुझे तो स्ट्रॉबेरी वाला चाहिए। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। सभी रिश्तेदारों को इतना एंजॉय करते हुए पहली रसोई का खाना खाता देख आलिया के ससुराल वाले काफी खुश होते हैं। जिसके बाद अब जब रिश्तेदार चले जाते हैं, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। जो रिश्तेदार हमेशा हमसे मुंह बनाते थे, वो भी आज हमारी तारीफ करते हुए गए हैं, सिर्फ तुम्हारे इस ठेले की पहली रसोई की वजह से। हमारी बहू तो बड़ी कमाल की निकली। वो क्या कहा था तुमने? हाँ, क्रिएटिविटी। अरे बड़ी कमाल की है ये क्रिएटिविटी, तो बहुत कमाल की है तुम्हारी। इसलिए तो हर साल मैं कॉलेज चैरिटी में सबसे ज्यादा पैसे कमाती थी। हम छोटी से छोटी चीज को भी क्रिएटिविटी करके काफी मजेदार बना सकते हैं। चलिए अब आप लोग भी शुरू हो जाइए अपनी मॉडर्न बहू की ठेले की पहली रसोई का खाना खाने के लिए। अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर मॉडर्न बहू की ठेले की पहली रसोई का खाना एंजॉय करता है। इसी तरह अब साल में 3 से 4 बार पूरा परिवार आलिया के साथ मिलकर इसी तरह ठेले पर खाना बनाता है और एंजॉय करता है।